एवरीवन, टेस्ट हब के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस को देख लिया था। इस वीडियो में हम अगले 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मगध की सफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समृद्ध लौह भंडार, कुशल संचार प्रणाली, राजगीर की अभेद्यता और युद्धों में हाथियों का प्रयोग। कहने का मतलब है कि मगध जो अपने तत्कालीन साम्राज्यों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना, उसके कौन कौन से कारण हैं। तो इस क्वेश्चन में ये सारे कारण जो हैं वो मगध की सफलता के कारण हैं, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 एंड 4 यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में वसास का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो महाजनपद काल में वसास का जो प्रयोग है वो व्यापारिक सड़कों के संदर्भ में किया जाता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, स्वप्न वासवदत्तम के लेखक कौन है। स्वप्न वासवदत्तम जैसा कि आपको पता है कि ये उदयन और अवंती की राजकुमारी जो थी वासवदत्ता, उसकी लव स्टोरी है काइंड ऑफ। और वासवदत्ता जो थी वो प्रद्योत की बेटी थी, प्रद्योत की बेटी थी। और प्रद्योत और उदयन में काइंड ऑफ फाइट चलती रहती थी, क्योंकि उदयन जो था वो मगध का सम्राट था और प्रद्योत जो था वो अवंती का सम्राट था, और इन दोनों में युद्ध होते रहते थे। और उदयन वासवदत्ता से प्रेम करता था, तो उसी लव स्टोरी पे ये बुक है स्वप्न वासवदत्तम, और इसके लेखक हैं महाकवि भास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने चंड प्रद्योत को अपनी सेवा दी थी। चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था। तो अभी हमने जिसकी बात की वही प्रद्योत या चंड प्रद्योत, वो सेम ही है, तो वो अवंती का राजा था। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक्चुअली चंड प्रद्योत को प्लिया हो गया था, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। और जीवक जो हैं वो जो दवा बनाते थे उसमें जो गाय का घी है वो प्राइम कंस्टिट्यूएंट होता था जीवक की दवाओं का। और प्रद्योत को घी से सख्त नफरत थी, तो प्रद्योत ने पहले ही जीवक को कह दिया था कि ऐसी कोई दवा मुझे मत देना जिसमें घी डला हुआ हो। जीवक बड़े संकट में पड़ गए, क्योंकि घी के बिना उनकी दवाओं का कोई असर नहीं होता। तो उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने राजा को कहा कि मैं आपको दवा देने से पहले चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक हाथी या घोड़े का इंतज़ाम कर दें, और आप इस दवा का सेवन तभी करें जब, इन्हें एक टाइम दे दिया कि जब 12 या 1 बज जाए तब। तो जीवक ने क्या किया कि सुबह 9 बजे प्रद्योत के लिए दवा बना के रख दी और बोला कि 12 जब बज जाएंगे तब ये दवा प्रद्योत को दे दी जाए। 12 बजते बजते जीवक जो है वो उस हाथी पर सवार होके प्रद्योत की सीमा से काफ़ी बाहर चले गए। और जब प्रद्योत ने 12 बजे वो दवा पी तो वो गुस्से से लाल पीला होने लगा, और उसने जीवक को पकड़ने के लिए अपने सैनिक भेजे। तब तक जीवक अपने राज्य में वापस आ चुके थे, और इस प्रकार उन्होंने अपनी समझदारी से अपनी जान बचाई थी। हालांकि बाद में प्रद्योत ने जीवक को पुरस्कार भी दिया था। तो ये कहानी थी, थोड़ी इंटरेस्टिंग थी इसलिए बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, महाजनपद काल में कौन कौन से वर्ण द्विज कहलाते थे। तो महाजनपद काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को क्यूमुलेटिवली द्विज कहा जाता था। तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, वैशाली, अंग। आपको पता होगा कि मगध महाजनपद की प्रथम जो राजधानी थी वो थी राजगीर।
राजगीर, जिसको गिरिव्रज भी कहते थे, गिरिव्रज। इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें आपको मिलान करना है। बिंबिसार मतलब शासक और उनकी नीतियाँ, इन्हीं को मिलाना है। तो हम देखते हैं। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। बिंबिसार ने 3 शादियाँ की थीं। एक कौशल में, महाकौशल आई थिंक राजकुमारी का नाम था, और ये जो है महाकौशल वो प्रसेनजीत की बहन थी, प्रसेनजीत की बहन जो कौशल के राजा थे। दूसरी जो शादी इन्होंने की थी बिंबिसार ने, वो की थी लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से, चेलना, और ये चेलना जो है ये चेटक की बहन थी, नहीं चेटक की पुत्री थी शायद, एक बार आप इसको कंफर्म कर लेंगे। चेटक की पुत्री थी, और यही चेलना जो है ये अजातशत्रु की माँ है, अजातशत्रु। और तीसरी जो शादी इन्होंने की थी बिंबिसार ने, ये की थी पंजाब की राजकुमारी से, मद्र उस समय कहते थे, तो मद्र की राजकुमारी से। ये 3 शादियाँ की थी बिंबिसार ने। अजातशत्रु, इसका संबंध आक्रामक नीतियों से है। इनफैक्ट ये इतना आक्रामक था कि इसने अपने जो चेटक हैं, चेटक शायद इसके मामा थे, इनके ऊपर भी इसने अटैक कर दिया था। और उद्यन ने पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किया था, और शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर दी थी। तो इस हिसाब से अब अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। महाजनपद कालीन प्रथाओं पर विचार करें और प्रचलित प्रथाओं को चुनें। तो महाजनपद काल में शूद्रों का सभी वर्गों द्वारा शोषण, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित, ये स्टेटमेंट भी सही है। सती प्रथा का प्रचलन और गरीब माता पिता द्वारा लड़कियों को बेचने के साक्ष्य, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो देखिए 16 महाजनपदों की जो सूची है वो अंगुत्तर निकाय में है। और कौन कौन से 16 महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद हैं सूरसेन, जो मथुरा में शासन करते थे, मतलब मथुरा इनकी राजधानी थी सूरसेन की। और अवंती की 2 राजधानियाँ थीं, एक थी उज्जैन और दूसरी थी महिष्मती। इसके बाद नेक्स्ट जो महाजनपद है वो है कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। फिर पांचाल की राजधानी भी 2 थी, एक अहिछत्र और दूसरा काम्पिल्य। नेक्स्ट जो महाजनपद है वो है मत्स्य, ये राजस्थान में था और इसकी राजधानी थी विराटनगर। फिर गांधार, ये भारत से बाहर का महाजनपद है, महाजनपद है, और इसकी राजधानी जो थी वो थी तक्षशिला, या कई जगह पे इसको तक्षशिला भी कहते हैं। नेक्स्ट अस्मक, इसकी राजधानी थी पोतली, और ये
आंध्र के आसपास थी। नेक्स्ट जो महाजनपद है वो है अंग। अंग जो भागलपुर में, बिहार में जो भागलपुर है, वहाँ अंग महाजनपद था और इसकी राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट है काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। उसके बाद कौशल। देखिए कौशल की भी राजधानी दो थी, एक उत्तरी एक दक्षिणी। उत्तरी जो राजधानी थी उसका नाम था श्रावस्ती और जो दक्षिणी राजधानी थी उसका नाम था कुशावती। अगले महाजनपद मल, जिनकी राजधानी थी कुशीनारा और यहीं पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है चेदी, इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। नेक्स्ट वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। इस तरीके से आई थिंक हमने 16 महाजनपदों की पूरी राजधानी देख ली है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा जो है वो भी हमने देखा कि वो सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, महाजनपद काल में उत्पादन का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो महाजनपद काल में 1/6 जो है उत्पादन का वो कर के रूप में ले लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 42, किस काल को द्वितीय शहरीकरण का काल माना जाता है? तो द्वितीय शहरीकरण का जो काल है वो 6 BCE है, यानी महाजनपद काल, इसको द्वितीय शहरीकरण का काल माना जाता है। और प्रथम जो शहरीकरण का काल है वो हड़प्पा को माना जाता है। शहरीकरण का कहने का मतलब है कि शहरों का विकास होना कब कब शुरू होता है। देखिए एक बार आप हड़प्पा में देखते हैं, क्योंकि उस समय ट्रेड हो रहे थे तो शहरों का विकास हुआ, तो वो प्रथम शहरीकरण माना जाता है। दूसरा जो महाजनपद काल है उसमें भी ट्रेड वगैरह बहुत अच्छे से हो रहे थे और बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण हो गया था, तो शहरीकरण तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। तो महाजनपद काल को द्वितीय शहरीकरण का काल माना जाता है, जिसका टाइम फ्रेम है 6 BCE, यानी बिफोर क्राइस्ट एरा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, उदयन का संबंध किस वंश से है? तो उदयन जो है ये इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। उदयन जो है वो आपको पता है हर्यंक वंश का था, इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किस शासक को उसकी विशाल सेना के कारण पाली ग्रंथों में अग्रसेन कहा गया है? तो ये कहा गया है महापद्मनंद को। महापद्मनंद के बारे में एक्चुअली कहा जाता है कि ये किसी क्षत्रिय राजा और इसकी माँ जो थी वो शूद्र थी, और बाद में इस क्षत्रिय राजा ने इसकी माँ को त्याग दिया था, महापद्मनंद की माँ को, इसलिए ये क्षत्रियों से बहुत ही नफरत करता था और इसने एक उपाधि धारण की थी जिसको क्षत्रांतक बोलते हैं, यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला। तो ये महापद्मनंद था। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट 45, नंदोपक्रमणी एक विशेष माप के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है धनानंद को। आपको पता है ये नंदवंश का सबसे अंतिम शासक था धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य हटाकर मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो धनानंद ने एक विशेष प्रकार के माप का आविष्कार किया था जिसका नाम था नंदोपक्रमणी। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, मेगास्थनीज की रचना में उल्लिखित आस्टिनोमोई कौन थे? तो जो आस्टिनोमोई थे वो नगर अधिकारी को कहा जाता था। मेगास्थनीज ने नगर अधिकारी का जिक्र आस्टिनोमोई कह के किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47,
मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई कौन थे? तो जो एग्रोनोमोई थे वो थे मार्ग निर्माण अधिकारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो अशोक का जो 12वां शिलालेख है, द्वादश शिलालेख, ये धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है सभी धर्मों को मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की अच्छी चीज़ों का सम्मान करना। तो अशोक यही चाहता था, अपने 12वें शिलालेख में उसने ये मैसेज दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली एक लेखक हैं, उनकी एक पुस्तक है प्रिंस, उससे तुलना की जाती है अपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, जो कि शासन सिद्धांत की एक बहुत अच्छी पुस्तक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस मत का सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है ये जैन दर्शन का एक सिद्धांत है और ये कहता है कि सबकी बातें सही हैं, मतलब सारे धर्मों की बातें सही हैं। ये लॉजिक है अनेकांतवाद का। और एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल देते हैं अपने इस मत के समर्थन में कि मान लीजिए कि एक हाथी है और 4 जो अंधे हैं वो हाथी के पास आते हैं और उन अंधों से पूछा जाता है कि हाथी कैसी है। तो उनमें से एक अंधा वो हाथी की सूंड पकड़ता है तो वो कहता है कि हाथी अजगर के समान है। दूसरा जो है वो हाथी के कान पकड़ता है तो वो कहता है कि हाथी सूप के समान है। तीसरा जो है वो पूंछ पकड़ता है, वो बोलता है ये रस्सी के समान है। चौथा अंधा जो है वो हाथी के पाँव पकड़ लेता है तो वो बोलता है कि हाथी खंभे के समान है। तो कहने का मतलब है कि कह तो सभी सही रहे हैं लेकिन एक्चुअली कोई सही कह नहीं रहा है कि हाथी कैसा है। यही मत है अनेकांतवाद का कि आप सभी सही कह रहे हैं लेकिन सत्य को पूर्ण रूप से कोई नहीं कह पा रहा है। तो इसी अनेकांतवाद से जैन दर्शन का एक और मत निकलता है जिसका नाम है स्यादवाद। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि स्यादवाद किसका मत है। तो ये स्यादवाद भी जैनों का मत है जो इसी से रिलेटेड है। इसमें जैन ये कहते हैं कि जब आप कोई भी पूरा सच नहीं कह पा रहा है तो आप एक काम करिए कि आप अपने कथन के पहले स्याद लगा लीजिए। स्याद, इसको छोटे अर्थों में मतलब समझने के लिए आप कह सकते हैं कि ये शायद का सिद्धांत है कि आप ये कह दीजिए कि हम अनिश्चित हैं, सही नहीं बोल पा रहे हैं या मतलब आधा सत्य बोल रहे हैं। तो खैर ये मत जो है ये जैन दर्शन का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में रूप दर्शक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? तो रूप दर्शक जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये सिक्का निरीक्षक को बोला जाता था। ऑप्शन बी सिक्का निरीक्षक। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, प्राचीन जैन धर्म ग्रंथ कल्पसूत्र जिसमें 2 अंतिम जैन तीर्थंकरों की जीवनियाँ संकलित हैं की रचना की गई थी। तो जो कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र इसमें पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं और महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हैं, इनकी जीवनियाँ संकलित हैं किसमें? कल्पसूत्र में। और कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। कई जगहों पर भद्रबाहु प्रथम भी रहता है, तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, प्राचीन भारत के संदर्भ में ब्रह्मदेय शब्द संदर्भित करता है। प्राचीन भारत के संदर्भ में ब्रह्मदेय शब्द संदर्भित करता है। ब्रह्मदेय जो शब्द है वो है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। नाम से ही स्पष्ट है, ब्रह्म और देय, तो ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये प्रशासनिक अधिकार इनको नहीं था इसका, यानी जो भूमि दी गई है इस पे ये प्रशासनिक अधिकार इनको नहीं था। ये सिर्फ इससे क्या ले सकते थे? टैक्स ले सकते थे, कर, और उससे अपना काम चला सकते थे। बाकी ऐसा नहीं है कि ये
इस पर किसी को बसा देंगे और उस पर शासन करने लगेंगे, ये अधिकार नहीं थे। और ये जो ब्रह्मदेय जो है, ये कई कई बार व्यापारियों को भी दे दिया जाता था। अगेन सेम क्लॉज थे कि आपको प्रशासनिक अधिकार नहीं मिलेंगे, बस आप मतलब दीवानी अधिकार ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, मौर्यकालीन कला और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगमरमर का व्यापक स्तर पर प्रयोग, नहीं, ये नहीं होता था मौर्य काल में। ओके। अत्यधिक पॉलिशदार एकात्मक स्तंभ, देखिए एकात्मक जो स्तंभ है ये तो मौर्य काल की पहचान है। एकात्मक स्तंभ का मतलब है कि पत्थरों को काट काट के पिलर नहीं बनाए गए हैं, एक ही पत्थर को तराश कर एक ही बार में पिलर बना दिया गया है, ये होता है एकात्मक स्तंभ। तो ये मौर्य काल की विशेषता है एकात्मक स्तंभ। और थर्ड जो है वो है वृहद स्तर पर पत्थर की चिनाई का प्रयोग, ये भी सही है। तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2 और 3, ये दोनों ही सही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। मौर्य काल के संदर्भ में धर्मस्थीय और कंटक शोधन ये क्या थे? तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन जो थे ये न्यायालय को बोला जाता था, ऑप्शन बी न्यायालय। और ध्यान रखिएगा कि न्यायालय का जो सुप्रीम मतलब कमांडर तो नहीं कहेंगे न्यायालय में, मतलब जो चीफ जस्टिस बोल दें, वो राजा होता था, राजा। और इसके असिस्टेंट के लिए क्या होते थे? 4 से 5 न्यायाधीश होते थे। ये कंसेप्ट था मौर्य काल में न्यायालय का। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। कर्म प्राभृत और कसाय प्राभृत किसके द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक रचनाएं हैं? तो कर्म प्राभृत और कसाय प्राभृत ये जो है ये दिगंबर जैनों द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक रचनाएं हैं। एक्चुअली क्या है कि जब 4th जैन संगीति हुई थी तो जो श्वेतांबर जैन है, श्वेतांबर आपको पता होगा जैन संप्रदाय 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर हैं ये आगम ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं कि जो आगम ग्रंथ में लिखा हुआ है वही प्रामाणिक है। और दिगंबर जैन जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, जो पुरातन यानी पुरानी जो चीज़ें हैं हमारी वही सही हैं। तो पुरानी चीज़ों में ये 2 पुस्तकों को मान्यता देते हैं, कर्म प्राभृत को और कसाय प्राभृत को। कर्म प्राभृत ये लिखा था पुष्यदंत और भूतबली ने, और कसाय प्राभृत लिखा था गुणधर ने। तो ये थी इसकी पूरी जानकारी। और जो जैन संगीति हुई थी, आपको पता होगा जैन संगीति जो हुई थी ये कई कई जगह पे ऐसा दिखाते हैं कि 4 जैन संगीति हुई थी। आमतौर पे 2 ही प्रचलित हैं, बट कई जगहों पे ऐसा लिखा हुआ है कि 4 जैन संगीति हुई थी। पहली पटना में हुई थी, दूसरी जो है वो मथुरा में हुई थी, और तीसरी और चौथी गुजरात के वल्लभी में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन चुनिए। जैन संघों ने केवल पुरुषों को प्रवेश दिया, ये स्टेटमेंट ये सही नहीं है। जैन संघों ने महिलाओं को भी प्रवेश दिया था, महिलाओं को भी। बौद्ध संघों ने पुरुषों और स्त्रियों दोनों को प्रवेश दिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शुरुआत में गौतम बुद्ध स्त्रियों को प्रवेश देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन आनंद के कहने पर उन्होंने संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार कर लिया था। ओके, स्टेटमेंट थर्ड, दोनों आत्मज्ञान प्राप्त करने हेतु मध्यम मार्ग का अनुसरण करने में विश्वास करते थे। तो नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि मध्यम मार्ग के अनुसरण में विश्वास केवल बौद्ध धर्म करता था। जैन धर्म आत्मदमन में भरोसा करता था। आत्मदमन यानी खुद को आप जितना कष्ट देंगे आपको उतनी जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। और ये मोक्ष नहीं बोलते हैं, ये कैवल्य बोलते थे मोक्ष को, कैवल्य। और जिनको मोक्ष प्राप्त होता था उसको केवली कहा जाता था, केवली। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। केवल 2 सही है, बाकी ये दोनों 1 भी गलत है और
थर्ड भी गलत है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, प्रतीत समुत्पाद का संबंध किससे है? तो देखिए, प्रतीत समुत्पाद जो है ये बौद्ध दर्शन का एक तरीके से कह दें तो कार्य कारण सिद्धांत है, यानी कारणता सिद्धांत है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। ये है कि हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, और इस पे आप देखिएगा तो पूरा भारतीय दर्शन 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है सत्कार्यवाद, दूसरा है असत्कार्यवाद, और बीच का मार्ग निकालता है प्रतीत समुत्पाद, जो बौद्ध दर्शन का है। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद में मेन डिफरेंस ये है कि इसमें से एक कहता है कि कार्य जो है वो पहले से कारण में ही विद्यमान रहता है। इसको उदाहरण के साथ समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक तरफ आप मिट्टी ले लीजिए और दूसरी तरफ घड़ा ले लीजिए। तो सत्कार्यवाद ये कहेगा कि घड़ा जो है वो मिट्टी में पहले से विद्यमान है, और असत्कार्यवाद ये कहेगा कि नहीं, घड़ा अलग है और मिट्टी अलग है। जबकि प्रतीत समुत्पाद ये कह देगा कि घड़ा जो है वो मिट्टी पर डिपेंडेंट है। यही है पूरा कार्य कारण सिद्धांत। तो प्रतीत समुत्पाद का जो संबंध है वो एक्चुअली महायान बौद्ध धर्म से भी है और हीनयान बौद्ध धर्म से भी है, क्योंकि ये पहले का ही है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतीत में से एक से अधिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। मौर्य काल का एक महत्वपूर्ण अधिकारी सीताध्यक्ष संबद्ध था। तो सीताध्यक्ष जो था ये राजकीय भूमि का अध्यक्ष था। आपको पता होगा सीता भूमि जो है वो राजकीय भूमि को कहा जाता था, तो उसके अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। ओके, अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, संलेखना या संथारा प्रथा किससे संबंधित है? तो संलेखना या संथारा प्रथा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, और ये है मृत्यु तक उपवास रखने से। यहाँ ये ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी है, मृत्यु तक उपवास रखने से। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में जाके क्या किया था, संथारा पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये था अपना आज का डिस्कशन। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।